नमस्कार मित्रों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। जी नमस्कार, जय हिंद सभी को। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। जी नमस्कार। 9 जनवरी 2022 की इस करंट अफेयर्स की क्लास में, जिसमें हम लोग भारत विश्व से जुड़े हुए करंट अफेयर्स के कुछ नए सवाल और कुछ रिवीजन के सवालों के साथ आप सभी के सामने हाजिर हैं। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है आज की इस क्लास में। जी नमस्कार, आप सभी को बहुत सारा नमस्कार, सबको गुड मॉर्निंग। अब जल्दी जल्दी जुड़ जाइए और उसके बाद शुरुआत करते हैं। तेजपाल, सुनील, रूटी, रवि, मनीष, प्रदीप, ज्योति, चाहत, बसंती, कोइम, सुधार, प्रदीप जी। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण सवालों के साथ आज की इस करंट अफेयर्स की क्लास की। जो सबसे पहले बातचीत करेंगे, कुछ ऐसे सवाल जो नए हैं, जिनका आपको पहले पढ़ाया नहीं गया है, उन सवालों से शुरुआत करते हैं। उसके बाद वो सवाल लेंगे जो आपको पढ़ा दिए गए हैं, जिनका रिवीजन करवाना है। पहला सवाल ही बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से। सवाल क्या है जरा देखिएगा। ब्रिटिश सेना की पहली भारतीय महिला सिख कैप्टन जिसने अंटार्कटिका यानी दक्षिणी ध्रुव जो है आपका, उस दक्षिणी ध्रुव को फतेह करने का इतिहास रच दिया है, ऐसा करने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला कौन है, उसका नाम आपको बताना है। ब्रिटिश सेना की पहली महिला सिख कैप्टन है और अंटार्कटिका को फतेह करने, अकेले फतेह करने का इतिहास रच दिया है, ऐसा करने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला कौन है। इस सवाल को आप वेरी 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 इंपोर्टेंट कर लेना, आगामी परीक्षाओं में छपने की संभावना है। सिरिसा बांदला ने किस क्षेत्र में काम किया था? इन्होंने तो अंतरिक्ष का जो क्षेत्र है, उस अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना कीर्तिमान स्थापित किया था। हरनाथ संधू जो है वो मिस यूनिवर्स रही है, इस बार मिस यूनिवर्स का खिताब इन्होंने जीता है। और मानसी वाराणसी जो है, इन्होंने मिस इंडिया का खिताब जीत लिया है, लेकिन मिस वर्ल्ड की प्रतियोगिता में भाग लेने वाली थी। लेकिन मिस वर्ल्ड की जो प्रतियोगिता है मेरे दोस्तों, उस मिस वर्ल्ड की प्रतियोगिता मिस वर्ल्ड 2021 की प्रतियोगिता को स्थगित कर दिया गया है। अब इस प्रतियोगिता का आयोजन वर्ष 2000 कब किया जाएगा? 23 में किया जाएगा, ये ध्यान रखना। होना कब था? 2022 में इसका आयोजन होने वाला था, लेकिन इस ओमिक्रॉन पोमिक्रॉन फोमिक्रॉन जो हो रहा है, इस ओमिक्रॉन की वजह से 2023 में अब इसका क्या किया जाना है? आयोजन किया जाना है मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का। तो अब आपके सामने सारे ऑप्शन क्लियर हो गए। तो अब इसका सही जवाब जो है वो क्या है? हरप्रीत चंडी है इसका नाम, ये पंडी लिख दिया इसने, ठीक है। हरप्रीत, ये क्या है? हरप्रीत चंडी जो है, ये भारतीय मूल की ऐसी प्रथम महिला है, भारतीय मूल की ऐसी प्रथम महिला है जिसने अंटार्कटिका यानी दक्षिणी ध्रुव जो है उसको फतेह करने का इतिहास रचा है। अभी भारत के वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका का अभियान किया, यहां पर हमारे अनुसंधान केंद्र भी स्थापित किए हुए हैं। आपको यह भी जानकारी होगी, मेरे हिसाब से पिछले दिनों आप लोगों से इस पर बातचीत की थी कि भारत का मैत्री जैसे है, ये भारत के यहाँ पर स्थापित जो है वो क्या है, यहाँ पर वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र यहाँ स्थापित किए हुए हैं। प्लस इसके साथ साथ एक भी ध्यान रखना, हमारी ओजोन जो छिद्र है, ओजोन परत में जो छिद्र हुआ है, उस छिद्र की बारे में जानकारी सबसे पहले यहीं से पता की गई थी कि यहाँ पर इस प्रकार के कुछ धब्बे या स्पॉट जो है वो क्या किए गए थे, देखे गए थे। लेकिन इन दिनों में संतोष का विषय यह है कि वो धब्बे जो हैं वो धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। यानी ओजोन में जो छिद्र बना था, जो मानवता के लिए खतरा बन रहा था, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, अब कम होता जा रहा है। तो मेरे हिसाब से आप सबको ये सारी जानकारियां पता चल गई। नाम जरूर याद कर लीजिएगा, हरप्रीत चड्डी है। वीडियो मेंस का जो पेपर आगामी होने वाला है, उसके अलावा राजस्थान पुलिस का और अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं जो होने वाली है, उन सभी के लिए यह बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, मैत्री है, गंगोत्री है, ये सारे वहां पर क्या है, अभियान भेजे जा चुके हैं। और ओजोन दिवस भी आपको ध्यान रखना है, 16 सितंबर को क्या किया जाता है, मनाया जाता है। तो चलिए अब अगले सवाल पर बढ़ते हैं। इतनी जानकारी इस सवाल में आपको बताई। पंजाब का नया डीजीपी किसे बनाया गया है? अभी हाल ही में, कल की खबर है ये, पंजाब का नया डीजीपी अभी हाल ही में किसे बनाया? डायरेक्ट जनरल ऑफ पुलिस, यानी डायरेक्ट जनरल ऑफ पुलिस जो है वो किसे बनाया गया है पंजाब का?
ये आपको देखना है। एक तरीके से ये कह दीजिएगा राज्य का सबसे बड़ा जो पुलिस प्रशासनिक अधिकारी होता है उसका नाम क्या है, डीजीपी है। पंजाब का नया डीजीपी अभी हाल ही में किसको बनाया गया, प्रधानमंत्री मोदी जो है पीएम की सुरक्षा जो है उस सुरक्षा का जो चक्कर था यानी घेरा था, मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा जो राज्य की पुलिस होती है, राज्य की क्या होती है, राज्य की पुलिस पूरा इनपुट देने का काम करती है। पूरी जानकारी जो है, जानकारी कौन मुहैया कराती है, राज्य की पुलिस कराती है। सारी परिस्थितियां किसको, एनएसजी को, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है, पहले इसके माध्यम से ये सारा सुरक्षा का चक्कर जो है वो सुरक्षा के बारे में सारी जानकारियां तय की जाती है। ये भी आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। ये सारी जानकारियां जो है वो पुलिस को प्रदान की जाती है। कौन सी पुलिस प्रदान करती है, तो राज्य की, राज्य पुलिस जब क्लियरेंस देती है तो उसके बाद ही सारे काम तय किए जाते हैं। तो इस पूरा घटनाक्रम में राज्य की पुलिस की जो भूमिका है वो भी कहीं संदेहास्पद नजर आ रही है। तो ये भी कहा जा रहा है। तो पंजाब का डीजीपी बदल दिया गया और नए डीजीपी अब किसे बना दिए गए, तो देखिए पहले सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय थे। पीएम का जो काफिला होता है उसमें वहां के मुख्य सचिव, इसके अलावा वहां के डीजीपी जो है वो शामिल होते हैं। वो आगे आगे प्रधानमंत्री के चलते हैं। उसके बाद जब वो क्लियरेंस देते हैं कि हाँ भाई रास्ता सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, तभी उनका काफिला आगे बढ़ता है। और प्रधानमंत्री की इस यात्रा में ये सब लोग शामिल नहीं थे, यानी यहाँ के पंजाब के डीजीपी और पंजाब के सेक्रेटरी जो है यानी चीफ सेक्रेटरी यानी मुख्य सचिव जो है, ये सब इसमें नदारद नजर आए, यहाँ पर नजर नहीं आए, इस काफिले में शामिल नहीं थे। इस वजह से सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय की इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका बताई जा रही है, इसलिए इनको यहां से हटा दिया गया है अब। और इनके स्थान पर किसे बना दिया गया है, वीरेश कुमार जो है, इन वीरेश कुमार जी को पंजाब का नया डीजीपी क्या कर दिया गया है, बना दिया गया। भूपेंद्र यादव राजस्थान के पूर्व में क्या रह चुके हैं, पुलिस महानिदेशक रह चुके हैं, पुलिस निदेशक रह चुके हैं। और बाद में इन्होंने आरपीएससी के चेयरमैन का पद संभाला, रिटायर हो चुके हैं। और भूपेंद्र यादव नाम से हमारे केंद्र में श्रम रोजगार एवं इसके अलावा वन एवं पर्यावरण मंत्रालय संभालने वाले व्यक्ति का नाम भी क्या है, भूपेंद्र यादव है। इसके अलावा हमारा है एमएल लाठर साहब। एमएल लाठर साहब जो है वो राजस्थान के पुलिस महानिदेशक हैं। एमएल लाठर जो है वो क्या है, ये राजस्थान के क्या है, पुलिस महानिदेशक हैं। पुलिस महानिदेशक जो है वो कहाँ के हैं, ये राजस्थान के हैं। तो ये सारी बात आपके समझ में आ गई होगी। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पर बात करते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, तमिलनाडु से मीट द चैंपियन अभियान की शुरुआत हाल ही में किसके द्वारा की गई है। ये मीट द चैंपियन अभियान है, ये प्रधानमंत्री का चलाया गया एक अभियान है, जिस अभियान में क्या किया जाता है, जो खिलाड़ी हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर खेल चुके हैं या नेशनल लेवल पर खेल चुके हैं, वो खिलाड़ी विद्यालय और संस्थाओं का, विभिन्न प्रकार के विद्यालय और क्या है, विश्वविद्यालय और विभिन्न प्रकार की संस्थाओं का दौरा करके, विभिन्न संस्थाओं का क्या करके, दौरा करके बच्चों को खेल के क्षेत्र में किस प्रकार आगे बढ़ाया जाए इसके बारे में बच्चों से बातचीत करते हैं, उनको सुझाव देने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो यहाँ पर मीट द चैंपियन अभियान की शुरुआत हाल ही में किसके द्वारा की गई है, कहां से, तमिलनाडु से। वैसे ये मीट द अभियान जो है वो प्रधानमंत्री की सोच है, उन्होंने खिलाड़ियों से ऐसे आग्रह किया था। तो विभिन्न संस्थाओं और उन बच्चों से बातचीत करने का एक अभियान है, ये तमिलनाडु से अभी हाल ही में किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो आपका एक तो है केसी गणपति, एक है वरुण ठक्कर। ये दो खिलाड़ी हैं जिन्होंने तमिलनाडु से अभी इस अभियान की क्या कर दी है, शुरुआत कर दी है। तो ए व बी दोनों आपका क्या होगा, सही जवाब होगा, यानी केसी गणपति और वरुण ठक्कर जो है ये दोनों आपके इसके सही जवाब है, इन्होंने ऐसा शुरू किया है। ठीक है, हाँ जी त्रिलोक जी, राजस्थान पुलिस का पेपर लगभग फरवरी में होने की संभावना है। तो इसका सही जवाब ए व बी दोनों है। केसी गणपति और वरुण ठक्कर जो हैं वो तमिलनाडु से मीट द अभियान जो है वो शुरू कर चुके हैं। एक टॉप्स योजना है, ये भी ध्यान रखना, ये भी किसके लिए है, जो हमारे ओलंपिक खेलने वाले खिलाड़ी हैं, ओलंपिक खेलने वाले खिलाड़ी, ओलंपिक खेल में हिस्सा लेने वाले जो खिलाड़ी हैं उनके लिए शुरू की गई एक योजना है जिसका नाम क्या है, टॉप्स योजना है। इसके तहत उनको प्रशिक्षण के लिए, किसके लिए, प्रशिक्षण के लिए इंटरनेशनल लेवल पर क्या किया जाता है, प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है अलग अलग देशों में। चलिए नेक्स्ट जरा देखिएगा अगला क्या है। और हमारे जो युवा एवं खेल मंत्रालय के मंत्री जो है वो कौन है, अनुराग ठाकुर है, उनके नेतृत्व में ये सारे काम जो है वो किए जाते हैं।
अगला सवाल क्या है, हाल ही में गजेंद्र सिंह जी शेखावत जल शक्ति मंत्री ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 की घोषणा की है। यह इन पुरस्कारों का कौन सा संस्करण है? तो जरा बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, ये पूरे जो जल राष्ट्रीय जल पुरस्कार है ये आज सारे कवर मैं आपको करा रहा हूं, बहुत धैर्य से सुनना। ये ध्यान रखना वर्ष 2020 के हैं, 21 का अभी दिया नहीं गया है, वर्ष 2020 के ही क्या है पुरस्कार है, पहली बात तो ये ध्यान रखना। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि जल शक्ति मंत्रालय है एक, ये जल शक्ति मंत्रालय की एक जल शक्ति मंत्रालय, इसके मंत्री कौन है? तो ये आपके सामने लिखा हुआ ही है, गजेंद्र सिंह जी शेखावत है, गजेंद्र सिंह शेखावत है। और गजेंद्र सिंह शेखावत का संबंध कहां से है? तो ये बात भी आपको पता है, राजस्थान से है। और राजस्थान में भी अगर बात की जाए तो जोधपुर संसदीय क्षेत्र जो है वहां से इनका क्या है संबंध है। जल शक्ति मंत्रालय ने जल जीवन मिशन चला रखा है, जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन एक चला रखा है, जल जीवन मिशन। इसके तहत अभी अभी राजस्थान को एक बड़ी राशि लगभग 6000 करोड़ रुपए की राशि के आसपास एक बड़ी राशि जो है वो राजस्थान को जल जीवन मिशन के तहत प्रदान की गई है। और इस राशि के तहत वर्ष 2024 तक हर घर नल के माध्यम से क्या किया जाएगा, जल पहुंचाया जाएगा। ठीक है, इसको लेकर ये अभियान इसी मंत्रालय द्वारा चलाया गया। एक आपको पता होगा गंगा मिशन अभियान है, गंगा स्वच्छ गंगा मिशन जो है वो भी जल शक्ति मंत्रालय के अधीन ही क्या किया जाता है, चलाया जाता है। अब इन पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई थी? तो वर्ष 2018 में हुई थी, ये ध्यान रखना। पहला वर्ष 2018 में, उसके बाद वर्ष 2019 में दिया गया। और अभी कौन से वर्ष के दिए गए हैं? तो 2020 के दिए गए हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इन पुरस्कारों का यह कौन सा संस्करण है। तो पहली बार 2018 में दिया गया, उसके बाद 2019 में, उसके बाद 2020 का अभी आया है। तो पहला खत्म है, दूसरा खत्म है, तीसरा अभी संस्करण इसका चल रहा है। जी हाँ, तो जल जीवन मिशन 2019 में। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। 6872 करोड़ है, लगभग मैंने आपको 6000 करोड़ बताया, ये 6872 करोड़ है। ठीक है, 6872 लिख देता हूं क्योंकि कल की क्लास में हम लोग इस पर बातचीत कर चुके हैं। 6872 करोड़ रुपए राजस्थान को इस अभियान के तहत दिया गया। तो यह है इसका कौन सा संस्करण है? तो तीसरा संस्करण है। पहला संस्करण 2018 में, दूसरा संस्करण 2019 में, और ये 2020 का संस्करण जो है वो तीसरा संस्करण राष्ट्रीय जल पुरस्कारों का है। इसमें जल संरक्षण के क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले राज्यों को, विभिन्न प्रकार की संस्थाओं को, विभिन्न प्रकार के एनजीओ को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। किस किस को दिया जा रहा है, किस किस के लिए घोषणा की गई है, ये अभी हम बात कर रहे हैं। तो चलिए जरा देखते हैं नया सवाल। इसी पर डिपेंड मैंने 3-4 सवाल बनाए हैं, तो जरा देख लीजिएगा इसका सवाल क्या है। ये जल पुरस्कारों की शुरुआत जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कब की गई थी? जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कब की गई थी? तो अभी अभी बता दिया, पहली बार 2018 में दिए गए, उसके बाद 2019 में दिए गए, उसके बाद 2020 में दिए गए। तो इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी, 2018 में की गई। उसके बाद 2019 में दूसरी बार इसको दिया गया, सेकेंड टाइम, ये फर्स्ट टाइम। और अभी 2020 के जो हैं वो दिए जा रहे हैं, 2020 में इसका थर्ड संस्करण जो है वो जारी किया गया है। ये अलग अलग सवाल बनाने का उद्देश्य है कि आप तक ये मूल रूप से सवाल जो है वो सारे पहुंच जाएं। अगर एक ही सवाल में मैं सारी चीजों को रिपीट कर देता हूं तो आपको बात तो पहुंच जाएगी, लेकिन समय के बाद रिवाइज करने में दिक्कत होगी। तो इन सब सवालों को मैंने सवाल बनाकर आपके सामने क्या कर दिया है, प्रस्तुत कर दिया, ताकि आप तक सवाल भी हूबहू पहुंच जाए। पुरस्कार 2020 के संदर्भ में सत्य कथन आपको बताना है कि इनमें से सत्य क्या है। भाई, प्रथम पुरस्कार किस राज्य को दिया है, द्वितीय पुरस्कार किस राज्य को दिया है, तीसरा पुरस्कार किस राज्य को दिया है। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की अगर बात की जाए, राज्यों को किस किस राज्य को दिया गया, तो पहला, दूसरा और तीसरा विभिन्न प्रकार की कैटेगरियों में दिया जाता है। तो यहां ध्यान रखना, पहला यूपी को दिया गया है, दूसरा राजस्थान को मिला है, और तीसरा पुरस्कार तमिलनाडु को मिला है। याद करने में कितना आसान है। राजस्थान जो है वो बेरोजगारी में भी तीसरा स्थान है, दूसरा स्थान, सॉरी, बेरोजगारी के मामले में भी हमारा दूसरा स्थान है। ये यहां पर आपको नजर आ रहा है, बेरोजगारी में भी कौन सा है, दूसरा। इसके अलावा आपको एक बात मैंने और बताई थी थोड़े दिन पहले, सुशासन सूचकांक, सुशासन सूचकांक के बारे में भी बताया। सुशासन सूचकांक जो है इस वर्ष का, उस सुशासन सूचकांक में भी बी श्रेणी के अंदर, बी ग्रुप जो है, उस बी ग्रुप में भी पहला मध्य प्रदेश का है और दूसरा स्थान किसका है, राजस्थान का है। ये भी बात आपको बताई थी। तो सुशासन सूचकांक में भी हम दूसरे नंबर पर,
बेरोजगारी में भी हम दूसरे नंबर पर, और अभी हाल ही में जो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल पुरस्कार 2020 दिए गए हैं उसमें भी हम कौन से नंबर पर हैं? हम दूसरे नंबर पर हैं। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा राजस्थान और तीसरा क्या है? तमिलनाडु है। ये राजस्थान है, ये उत्तर प्रदेश है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सभी उत्तर आपके इसमें क्या है? सही है। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आपको आने वाली इसमें है नहीं। अब आपको ये याद भी रह जाएगा बहुत अच्छे से। चलिए, हाँ जी, बेरोजगारी में पहला हरियाणा है। बहुत ही बढ़िया साहब। चलिए नेक्स्ट सवाल पर बात करें। अगला सवाल जरा देखिएगा, इसी से रिलेटेड सवाल है। जल पुरस्कार 2020 में विद्यालय श्रेणी में किस राज्य के विद्यालय को प्रथम स्थान मिला है? यानी आपको उस राज्य का नाम बताना है जिसमें जल पुरस्कार 2020 में विद्यालय श्रेणी में, यानी स्कूल कैटेगरी में जो है, ठीक है, इस स्कूल कैटेगरी के अंतर्गत ऐसा कौन सा राज्य है जिस राज्य के विद्यालय को क्या दिया गया है? प्रथम पुरस्कार दिया गया है। पहला पुरस्कार कौन से राज्य के विद्यालय को दिया गया? जल संरक्षण के मामले में जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा आपको इसका जवाब देना है। तो ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, यहां पर आंध्र प्रदेश के विद्यालय को नहीं दिया गया, महाराष्ट्र नहीं, राजस्थान नहीं। इसका सही जवाब जो है वो क्या है? तमिलनाडु है। अगर आप लोगों से स्टेट के बारे में पूछा जाता है तो बार बार रिवाइज करिए, याद रह जाएगा। स्टेट के बारे में अगर बात की जाती है तो पहला स्टेट है आपका यूपी है, दूसरा कौन सा है? दूसरा राजस्थान है, तीसरा कौन सा है? तो तमिलनाडु है। ठीक है, 3 आपको याद रखने हैं। चलिए अब बात यहां पर आपके महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश है। तो आंध्र प्रदेश नहीं है, तमिलनाडु का एक विद्यालय है जिस विद्यालय को क्या किया गया है? यहां पर प्रथम पुरस्कार जो है वो दिया गया है। तो यहां पर याद रखिएगा कौन सा है? तमिलनाडु का जो विद्यालय है उस विद्यालय को दिया गया है। सरकारी विद्यालय है तो गवर्नमेंट स्कूल है, बालिका स्कूल है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अगले सवाल पर बढ़ते हैं हम। इसी से रिलेटेड मैंने अगला सवाल आपके सामने बनाया है और अगला सवाल जरा पढ़िए क्या है। जल पुरस्कार 2020 के संदर्भ में सत्य कथन आपको बताना है। इसके संबंध में भी सत्य कथन बताना है। एनजीओ जो श्रेणी है, यानी विभिन्न प्रकार के एनजीओ चलते हैं और उन एनजीओ श्रेणी में एक एनजीओ है जिसका नाम है कोस्टल सैलिनिटी प्रिवेंशन सेल, जो है वो अहमदाबाद में है। इस नाम का एक एनजीओ है कोस्टल सैलिनिटी प्रिवेंशन सेल, जो है इस नाम का एक एनजीओ कहां काम करता है? अहमदाबाद, गुजरात में काम करता है। उसको एनजीओ श्रेणी में प्रथम पुरस्कार दिया गया। एनजीओ श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार किस एनजीओ को मिला है? तो ध्यान रखना है किसको मिला है? कोस्टल सैलिनिटी प्रिवेंशन सेल, अहमदाबाद का एक एनजीओ है, उसको दिया गया है। इसके बाद ठीक है, यहां पर है स्थानीय निकाय। स्थानीय निकाय श्रेणी में किसे दिया गया है? वापी शहरी स्थानीय निकाय जो है, वापी कहां पर है? गुजरात में है। तो वापी शहरी स्थानीय निकाय जो है वो कहां का है? गुजरात का है। उसको यह पुरस्कार स्थानीय निकाय जो है उनको दिया गया। और स्थानीय निकाय वो भी कौन से क्षेत्र का है? शहरी क्षेत्र का है। तो वापी याद रखिएगा, वापी गुजरात। वापी कहां का है? गुजरात का है। वापी गुजरात का है। ये एनजीओ भी कहां का है? गुजरात का है। इसके बाद है उद्योग श्रेणी। उद्योग श्रेणी में किसको दिया गया है? तो आईटीसी जो है, ठीक है, यहां पर इंडियन टेक्नोलॉजी या इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी काउंसिल लिमिटेड जो है कलकत्ता में स्थित है, उसको दिया गया है। कलकत्ता कहां पर है? तो पश्चिमी बंगाल है। पश्चिमी बंगाल आपका इसका जवाब है। तो यहां पर आईटीसी लिमिटेड जो है इसको कलकत्ता का, पश्चिमी बंगाल का, और पश्चिमी बंगाल ध्यान रखना 0 से यानी 1 से लेकर के 10 वर्ष तक के बच्चों तक प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के द्वारा जो शिक्षा के आंकड़ों को लेकर क्या किया गया था? सर्वे जारी किया गया था। उस सर्वे में सर्वश्रेष्ठ राज्य जो है कौन सा है? सर्वश्रेष्ठ राज्य। उस सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसको पुरस्कृत किया गया था? तो पश्चिमी बंगाल को यहां पर पुरस्कृत किया गया था। सबसे खराब प्रदर्शन किसका रहा था? तो सबसे खराब प्रदर्शन रहा था आपका बिहार का। जी रीना जी नमस्कार। चलिए नेक्स्ट अभी देखते हैं अगला सवाल आपका क्या है। एनजीओ श्रेणी में कोस्टल सैलिनिटी प्रिवेंशन सेल अहमदाबाद गुजरात का है, उसको एनजीओ श्रेणी में दिया गया सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार। स्थानीय निकाय श्रेणी में वापी शहरी स्थानीय निकाय को दिया गया, गुजरात का है। उद्योग श्रेणी में आईटीसी लिमिटेड जो है कलकत्ता का है, इसको किस श्रेणी में दिया गया? उद्योग श्रेणी में दिया गया। इसका मतलब इसके सभी उत्तर जो है वो क्या है? सभी हैं। चलिए जी, हाँ यहां पर आपके सामने सभी सही जवाब आपने दिए हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल पर बात करते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर जो है वो भी जरा देखिएगा।
यहां पर सवाल नंबर 2 है, भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता। 10 सवाल मैंने आज जो कराए हैं वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल 2021 की शुरुआत कहां की गई है? इंडिया स्किल 2021, इंडिया इंडिया स्किल स्किल 2021 नाम से एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसका आयोजन कहां किया जा रहा है? कार्य क्या है? कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है। भैया ये कौशल प्रशिक्षण जो है ना, ये युवाओं को लेकर बैठेगा। अब युवाओं को प्रशिक्षण मिले या नहीं मिले, लेकिन रोजगार नहीं मिल रहा है इस कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से। तो कौशल प्रशिक्षण तो प्रदान कर दिया, लेकिन अब इनको रोजगार भी देना क्या है, ऐसे अभियान भी चलाए जाने चाहिए। तो इंडिया स्किल जो 2021 नाम से एक बड़ी कौशल प्रतियोगिता है, भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता। ये देखो, भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है। इस कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत नई दिल्ली से की जा रही है। कहां से? नई दिल्ली से इस कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम की क्या की जा रही है? शुरुआत की जा रही है। तो नई दिल्ली से इसकी शुरुआत की गई है, जयपुर से नहीं, मुंबई से भी नहीं और मेरठ से भी नहीं। अब इस प्रतियोगिता में क्या होगा, पूरे देश भर से युवा जो है, देश भर से युवा इसमें हिस्सा लेंगे। युवा इसमें जो विजेता युवा रहेंगे, देखो जैसे पहले खेल प्रतियोगिता तहसील स्तर पर होती है, फिर जिला स्तर पर होती है, फिर राज्य स्तर पर प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। राज्य पर जो जीतता है वो नेशनल लेवल पर खेलता है, और नेशनल लेवल पर जो बेहतर प्रदर्शन करता है वो फिर इंटरनेशनल लेवल पर प्रतियोगिता में हिस्सा लेता है। ठीक ऐसे ही यहां होगा। यहां पर इस देश भर की स्किल प्रतियोगिता में जो भी हिस्सा लेंगे, जो विजेता रहेंगे इस प्रतियोगिता में, वो क्या खेलेंगे? इंटरनेशनल स्किल जो प्रतियोगिता होगी उस प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। तो अब हमारा अगला सवाल यही बनने वाला है कि इंटरनेशनल जो स्किल जो प्रतियोगिता है उस प्रतियोगिता का आयोजन कहां किया जाएगा? तो देखना, इंडिया स्किल 2021 का आयोजन कहां हो रहा है? नई दिल्ली में आयोजन किया जा रहा है। इसके जो विजेता होंगे उन विजेताओं को वर्ल्ड स्किल इंटरनेशनल प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का अवसर मिलेगा। अब आपको यह बताना है कि भैया इस वर्ल्ड स्किल इंटरनेशनल प्रतियोगिता का आयोजन कहां पर किया जाएगा? वर्ल्ड स्किल इंटरनेशनल प्रतियोगिता का आयोजन कहां पर किया जाएगा? संघाई चीन में, नई दिल्ली भारत में, वाशिंगटन डीसी यूएसए में, मॉस्को रूस में। इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा? अब आपका सवाल यह बनेगा जी, नई दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में। सर ठीक बात है भाई, ताल कटोरा स्टेडियम में होने जा रहा है इसका आयोजन, ये अच्छी बात है जी। कभी ज्यादा कभी कम आ रही है वॉइस? वॉइस तो ठीक आ रही होगी मेरे हिसाब से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। होगा तो चेक कराएंगे अभी। सर मैं भी फुटबॉल खेली है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, लेकिन 4 नंबर पर रहे। हाँ फिर छोड़ दिया, छोड़ना नहीं चाहिए था। संघाई चीन में, चलिए इसमें भी आप लोग सही जवाब दे पा रहे हैं कुछ लोग। तो इसका सही उत्तर जो है वो इंटरनेशनल प्रतियोगिता का आयोजन संघाई चीन में किया जाएगा, ये ध्यान रखना है। पहला क्या है? पहला है इंडिया स्किल प्रतियोगिता 2021। स्किल 2021 का आयोजन कहां हो रहा है? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है, नई दिल्ली में। इसके जो विजेता होंगे, इसके जो क्या होंगे? विजेता होंगे, वो इंटरनेशनल जो स्किल है, इंटरनेशनल वर्ल्ड स्किल जो प्रतियोगिता आयोजित होगी उसमें हिस्सा लेंगे। ये आयोजित कहां पर की जाएगी? तो संघाई जो है, संघाई चीन में इसका क्या किया जाना है? आयोजन किया जाना है। ये कुछ नए सवाल थे जो आपकी परीक्षा से इंपोर्टेंट हो सकते हैं, इन पर आप सभी अपनी निगाह बनाकर रखिएगा। ये आपको इसके आंसर सहित ये पीडीएफ जो है वो आपको क्या हो जाएगी? प्राप्त हो जाएगी। ये भी मैंने आपको बता दी है बात कि भाई ये ऐसे कैसे नाटक कर रहा है। चलिए, तो इसका पीडीएफ का आपको ध्यान होगा। मैंने कल भी आपको बता दिया था कि भैया आपको ये सर्च कर लेना है, ठीक है। अगर ये नहीं मिलता है टेलीग्राम पर तो आप 8947832370 पर क्या कर सकते हैं? पीडीएफ लिखकर व्हाट्सअप, ठीक है, व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिएगा, आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं, आपकी ये तो समस्या का समाधान हो गया। अब मैं बढ़ता हूं आगे कुछ सवाल और लेकर
कि आपको और अन्य सवाल कौन कौन से करने हैं जिस पर हमारी बातचीत हो जाए तो ठीक रहेगा मेरे हिसाब से। तो यहाँ पर अन्य सवालों पर भी बातचीत हम करते हैं। शुरुआत कहाँ से की जाए, कहाँ से की जाए, कहाँ से की जाए, तो चलिए बातचीत की शुरुआत हम लोग करते हैं यहाँ से। ये आपके सामने आ गया एक और पहला सवाल रिवीजन का आपके सामने है, मदर टेरेसा मेमोरियल। अब फटाफट जवाब देना है, मदर टेरेसा, ठीक है, हाँ, मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस 2021 किसे दिया गया? मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस 2021 इनमें से किस देश को दिया गया है? फटाफट रिवीजन करना है, ज्यादा रुकना नहीं है, सवाल सारे आपको पढ़ाए हुए हैं तो इनका जवाब भी आपको उसी स्पीड से देना है जिस स्पीड से आप पहले पढ़ चुके हैं। चलिए आ गया है सब लोगों का जवाब, तो एकदम सही जवाब दे रहे हैं आप लोग। डेनमार्क इसका सही जवाब होगा। क्या होगा? डेनमार्क इसका सही जवाब है। भारत नहीं होगा, नॉर्वे नहीं होगा और स्वीडन नहीं होगा। तो देखिएगा डेनमार्क जो है, ये डेनमार्क देश जो है इसकी भूमि को काटकर कील नहर का क्या किया गया है? कील नहर का निर्माण किया गया है, ये जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। ये उत्तरी सागर जो है, कौन सा सागर है? उत्तरी सागर जो है, उस उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर जो है, बाल्टिक सागर, वीडियो वाले जरूर याद रख लेना भैया। आपने प्री का एग्जाम देख लिया होगा, वीडियो प्री का एग्जाम आपने देख लिया होगा। अब आप लोग मेंस की जो तैयारी कर रहे हैं वो बेहतर ढंग से अपनी सिस्टमेटिक ढंग से तैयारी करिए ताकि आपको बहुत अच्छा लगे पेपर देकर। तो डेनमार्क इसका क्या होगा? सही जवाब है। उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ने वाली एक नहर है, उस नहर का नाम क्या है? कील नहर है। और एक है आपका स्वेज नहर। एक कौन सी नहर है? स्वेज नहर है। ये स्वेज नहर क्या है भैया? ये स्वेज नहर आपको पता होगा भूमध्य सागर जो है, भूमध्य सागर, इस भूमध्य सागर को किससे जोड़ने वाली है? तो ये लाल सागर जो है, लाल सागर को जोड़ने वाली है। और ये कौन से देश की भूमि को काटकर, यानी मिस्र या इजिप्ट जिसको आप लोग कहते हो, इजिप्ट, इस इजिप्ट भूमि के भाग को काटकर, फर्डिनेंड डी लेसेप्स का नाम आपने सुना होगा, फर्डिनेंड डी लेसेप्स जो है, लेसेप्स ये इसके इंजीनियर रहे थे, इनके नेतृत्व में इसका पूरा काम किया गया था, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। और आप लोगों को मैंने एक बात बताई है, 4 देशों का एक जोड़ा, एक है आपका आइसलैंड, एक क्या है? आइसलैंड है, एक आपका क्या है? नॉर्वे है, एक आपका क्या है? स्वीडन है, और एक आपका क्या है? डेनमार्क है। इन 4 देशों के समूह को किस नाम से जाना जाता है उसका नाम भी आपको बताना है, मैं पहले भी बता चुका हूं। चलिए अगले सवाल पर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह रहा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 की थीम क्या है? भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण है। यह थीम हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जो 2022 का राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाएगा, उस विज्ञान दिवस की थीम जो है वो लॉन्च कर दी गई अभी हाल ही में। भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण, यह है उसकी क्या है? थीम है। इसको लॉन्च कर दिया गया है। यह लॉन्च किया विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा। शिक्षा मंत्री कौन है? तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है, ये बात ध्यान रखना। मनसुख मांडविया के पास कौन सा विभाग है? और हमारे देश के प्रधानमंत्री या प्रधान सेवक कौन है? तो वो प्रधान सेवक आपके नरेंद्र मोदी जी हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल जरा देखिए क्या है। 12 से 16 जनवरी तक राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कौन सा मंत्रालय करेगा, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री करने वाले हैं? पहली बात तो इसका आयोजन कहां होगा? कहां होगा? पहली बात तो यह है, किसकी याद में किया जाएगा? दूसरी बात यह है, किन के लिए किया जाएगा? तीसरी बात यह है, युवाओं को क्या करना है भाई? युवाओं को जागरूक रखना है, क्योंकि युवाओं का वोट बहुत महत्वपूर्ण है। तो युवा जो है वो देश की ताकत है, युवाओं का भविष्य संवारना मुख्य ताकत है। तो युवाओं को जागरूक रखना है, तो किन के लिए होगा? युवाओं के लिए होगा, ठीक है। और इसे भी आजादी के अमृत महोत्सव के तौर पर मनाया जाना है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन जो है वो कब किया जाना है? तो कब का सवाल यह है भैया कि इसका आयोजन 12 जनवरी से लेकर के 16 जनवरी तक किया जाना है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते स्वामी विवेकानंद जी की याद में। तो किसकी याद में? स्वामी विवेकानंद जी के जो संदेश हैं वो आज के युवाओं को, इनका नाम ही युवाओं को अच्छा लगता है, लेकिन युवा इनके जो आदर्श हैं वो नाम सुनते हैं उतनी देर तो आदर्श याद रखते हैं, और बाहर जाते ही, रोड पर जाते ही सारे आदर्श जो हैं वो क्या हो जाते हैं? गायब हो जाते हैं।
तब उनको आभास नहीं रहता है कि हम थोड़ी देर पहले स्वामी विवेकानंद के विचारों के बारे में बातचीत कर रहे थे और अब हम कौन से विचारों पर उतर आए हैं। ये आज का युवा भूल जाता है गली में जाते ही। कहां पर होगा? तो पुदुचेरी में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, यहां पर इसका क्या किया जाएगा? आयोजन। इस जगह का चुनाव किसने किया है? तो इस जगह चुनाव जो है वो भारत के प्रधानमंत्री ने किया है कि भाई हम ऐसा करने वाले हैं। तो राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कौन सा मंत्रालय करेगा, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी 12 तारीख को करने वाले हैं? तो शिक्षा मंत्रालय, युवा एवं खेल मंत्रालय, विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालय, नीति आयोग। नीति आयोग नहीं कर रहा है, विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालय नहीं कर रहा है, शिक्षा मंत्रालय नहीं कर रहा है, युवा एवं खेल मंत्रालय जो अनुराग ठाकुर जी के अधीन है, अनुराग ठाकुर जो है उसके अधीन जो मंत्रालय है उसके नेतृत्व में ऐसा किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए पुडुचेरी में इसका क्या किया जाना है? आयोजन किया जाना है। अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस भी आ गया भाई 12 अगस्त को। ठीक है, चलिए नीति आयोग जो है 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2000 क्या है? 1 जनवरी 2015 इसका सही जवाब। 1 जनवरी 2015 को एक बड़ी घटना और घटित हुई है। अगर आपको याद आ जाए तो मुझे बता देना। आपने एक कौन सा अभियान देखा है जिस अभियान की शुरुआत इसी दिन से की गई है? एक अभियान है जिसका प्रधानमंत्री मोदी ने इसी दिन से उस अभियान की भी शुरुआत की थी। हिंट आपको दे दी मैंने। कोई अभियान है, चाहे वो स्किल इंडिया अभियान हो, चाहे वो कोई सा भी अभियान, इस तरीके के कुछ अभियान याद करिएगा आप। उन अभियानों में से एक अभियान ऐसा है जो 1 जनवरी 2015 से ही क्या किया गया है? शुरू किया गया है। तो ऐसा अभियान कौन सा है? उसका नाम भी बताइए। जिस दिन नीति आयोग अस्तित्व में आया उसी दिन उस अभियान की शुरुआत की गई थी। स्मार्ट सिटी मिशन के आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में सार कार्यक्रम शुरू किया गया है। यह है सार कार्यक्रम जिसमें 47 स्मार्ट शहरों की कितनी परियोजनाओं को शामिल किया गया है? यानी स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 100 शहरों को शामिल किया जाता है। आपको पता है 100 शहर इसमें शामिल हैं। इसमें प्रथम शहर आपका कौन सा है? तो भुवनेश्वर है। भुवनेश्वर इसका प्रथम है। और 100वें शहर की अगर बात की जाए तो कौन सा है? शिलोंग इसमें आपका 100वां शहर है, यानी अंतिम शहर है। इन 100 शहरों में राजस्थान के कितने शहर हैं? तो इसमें राजस्थान के 4 शहर जो हैं वो क्या किए गए हैं? शामिल किए गए। 4 शहर इसमें क्या किए गए हैं? शामिल किए गए राजस्थान के, जिसमें मुख्यतः आपका कौन सा है? आपका कोटा है, आपका उदयपुर है, और उदयपुर के साथ साथ आपकी राजधानी जयपुर है, और जयपुर के साथ साथ शायद एक अजमेर है। ये 4 शहर हैं, प्रमुखता से इनको शामिल किया गया है। तो 47 स्मार्ट शहरों की कितनी परियोजनाओं को इसके अंतर्गत शामिल किया गया? किस कार्यक्रम में? इस सार कार्यक्रम के अंतर्गत। क्या सार है भैया? सार यही है कि इसके अंतर्गत आजादी के अमृत महोत्सव का हम 75वां आजादी का वर्ष मनाएंगे, तो 75 परियोजनाओं को इसमें क्या किया गया है? शामिल किया गया है। 75 परियोजनाओं को शामिल इसमें किया गया है। ठीक है, तो चलिए इसका सही जवाब क्या है? 75 इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट जरा देखिएगा अगला सवाल आपके सामने क्या है। जरा अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? बर्ड डे कब मनाया जाता है? मैंने कल परसों आपको कारण सहित बताया था कि भैया पक्षियों को बचाना क्यों जरूरी है, और पक्षियों के जो विलुप्ति है, विलुप्त होने का कारण क्या है? विलुप्त होने का कारण जो है वो भी मैंने बताया था। मुख्य कारण तो है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन मुख्य कारण है। उसके बाद आवास का जो संकट है, आवास का संकट मुख्य कारण है। ये भी आवास के संकट के साथ साथ प्रदूषण जो है वो प्रदूषण एक कारक आ गया, किसमें? जलवायु परिवर्तन में ही आ गया है। ठीक है, इसके बाद इनके खाने की जो समस्या, खाना, ठीक है, ये भी एक महत्वपूर्ण समस्या सामने आ रही है। और वृक्ष यानी पेड़ों की जो कटाई है, पेड़ों की कटाई का कारण किस में आ गया? आवास के संकट में शामिल हो गया है। ये सब इनके विलुप्ति का कारण है। लाखों ऐसी प्रजातियां आज ऐसी है जो क्या हो चुकी है? विलुप्त होने के कगार पर हैं पक्षियों की। तो यहां पर जरा देखिएगा क्या सही जवाब होगा। इन सब समस्याओं के समाधान के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कई इस प्रकार के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, लेकिन वो सब पर्याप्त नहीं है, ज्यादा सुधार करने की जरूरत है। और इसी को लेकर के 5 तारीख को, ठीक है, यहां पर 5 जनवरी को क्या किया जाता है? प्रतिवर्ष 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस जो है उसका आयोजन किया जाता है। अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है।
इजरायली साइबर सुरक्षा स्टार्टअप सिंप्लीफाई का अधिग्रहण किसके द्वारा कर लिया गया है? पूरी न्यूज मैंने आपके साथ इसको शेयर कर दिया है कि इजरायली साइबर सुरक्षा एक स्टार्टअप है जिसका नाम क्या है? सिंप्लीफाई है। ये सिंपली है, सिंप्लीफाई। ये सिंप्लीफाई क्या चीज है? अगर ऐसा भी आपको पूछा जाए तो हिंदी अनुवाद मत बता देना। ये सिंप्लीफाई जो है वो एक साइबर सुरक्षा क्या है? साइबर सुरक्षा स्टार्टअप है। क्या है? स्टार्टअप है। और मैंने आपको अभी 2-3 दिन से जो एक चर्चा में बना हुआ है बुल्ली बाई, ये राजस्थान पुलिस वालों, बुल्ली बाई, ये बुल्ली बाई याद कर लेना भैया। राजस्थान पुलिस हो से वीडियो मेंस हो से कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, ठीक है, ये आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है और पुलिस वालों के लिए तो खास तौर से इंपॉर्टेंट है ये वाला सवाल। बुली बाई ऐप का संबंध किससे है? बुली बाई क्या है? एक मोबाइल ऐप है, इसका संबंध किससे है? तो साइबर अपराध जो है, साइबर क्या है? अपराध है, उस साइबर अपराध की श्रेणी में इसे शामिल किया गया है, ठीक है। और एक मैंने आपको बताया था गिट हब क्या है, तो ये गिट हब जो है वो एक क्या है भैया? एक वेब आधारित सेवा है। वेब आधारित क्या है? सेवा है। जो भी ऐप डेवलपर्स होते हैं इनकी कोडिंग जो होती है, यानी ये एक कोड में सारे के सारे डेवलप किए जाते हैं, तो इन कोडिंग को एक आधार प्रदान करने के लिए एक क्या है? वेब आधारित सेवा जो है वो गिट हब है। और आपका बुली बाई क्या है? तो बुली बाई एक ऐप है जिसके माध्यम से महिलाओं की ऐसी फोटोएं जो हैं, चाहे वो हिंदू महिला हो चाहे मुस्लिम महिला हो, इन सब की फोटोओं को क्या किया जा रहा है? वहां पर एक अलग तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी, मैंने जो आपके सामने रखी है, ठीक है। हाँ जी, जरूर बताएंगे। 1 जनवरी 2015 वाला भी बताएंगे, आप चिंता क्यों कर रहे हो? आप पहले सर्च तो करिए, आपको कहीं ना कहीं जरूर मिल जाएगा इसका उत्तर। तो फेसबुक इसका सही जवाब नहीं है, ट्विटर नहीं है, व्हाट्सएप नहीं है, गूगल इसका सही जवाब है। गूगल। ट्विटर जो है इसके नए सीईओ जो बनाए गए, सीईओ, वो कौन है? तो आपको पता होगा पराग अग्रवाल जो है, पराग क्या है? अग्रवाल है, वो अजमेर से संबंधित रखते हैं। पराग अग्रवाल कहां से संबंधित रखते हैं? अजमेर से इनका क्या है? संबंध है। तो इजरायली साइबर सुरक्षा स्टार्टअप सिंप्लीफाई का अधिग्रहण अभी हाल ही में किसके द्वारा कर दिया गया है? तो गूगल के द्वारा इसका सर्च कर दिया गया है। चलिए, कल आपने अगर गूगल का सर्च इंजन देखा हो तो मुझे बताइए, कल आपने गूगल में कुछ भी सर्च किया हो तो बताइए, उसमें साइड में जो यहाँ लोगो आता है उसमें कल किसकी फोटो लगी हुई थी? उसका आप नाम बताइए जरा। यहाँ गूगल का उसे नूडल्स बोलते हैं, यानी डूडल्स है, वो डूडल्स किसको समर्पित था? कल के दिन समर्पित किया गया, ये आपको बताना है। गूगल ने कल यहाँ पर किसकी फोटो लगा रखी थी? आपने गूगल पे कुछ तो कुछ सर्च किया ही होगा कल के दिन, तो बताइए जरा यहाँ पर किसका फोटो लगा हुआ था कल? अगला सवाल मैंने अभी बताया, बुली बाई का क्या है जो हाल ही में चर्चा में रहा है? मोबाइल नहीं है, वेब आधारित सेवा नहीं है, ये वेब आधारित सेवा तो आपका गिट हब है, गिट हब है, ठीक है। ये सरकारी सेवा का पोर्टल भी नहीं है, तो ये है एक मोबाइल ऐप है जो महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराध को बढ़ावा देने वाला ऐप है, जिसको अभी हाल ही में क्या कर दिया है? गिट हब ने अपनी सेवा से हटा दिया है। प्लस इसको लेकर के जो संगीन आरोप जिन लोगों पर लगा था वो सारे के सारे लोग क्या हैं? अपराध की धाराओं के, अलग अलग साइबर सुरक्षा की धाराओं के अंतर्गत उन पर केस दर्ज हो गया और उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया है। तो बुली बाई ऐप का संबंध आपको मैंने बता दिया है। ये करंट अफेयर से रिलेटेड है और साइबर अपराध से जुड़ा हुआ है, क्राइम से जुड़ा हुआ है, तो इस वजह से इंपोर्टेंट हो ही जाता है सवाल। अगला सवाल देखिएगा, 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव के लोगो शुभंकर टैगलाइन का अनावरण पुडुचेरी में अनुराग ठाकुर ने किया। इसकी टैगलाइन क्या रहने वाली है ये बताइए। अभी हाल ही में जो 12 तारीख से शुरू होने जा रहा है राष्ट्रीय युवा महोत्सव, ये युवा महोत्सव कौन से क्रम का है? अगर ये पूछा जाए तो बता देना भैया, 2 और 5 25वें क्रम का है। अभी हाल ही में इसके एक तो लोगो का, एक इसके शुभंकर का, एक इसके टैग का। ध्यान रखना, अभी पीछे जो एनडीए का एग्जाम हुआ उस एनडीए के एग्जाम में एक सवाल पूछा गया था कि भैया ये बताइए, जो युवा खेल आयोजन किए जाते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो युवा या खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इंडिया यूथ गेम्स, इसका जो आयोजन हुआ था 2020 वाला, उसके शुभंकर का नाम बताइए क्या है? उसके शुभंकर का। लेकिन अब आगामी परीक्षाओं में आपसे जो अब आयोजन होगा 2022 में हरियाणा में, 2022 में कहां पर होगा? हरियाणा में आयोजन होगा। वो कौन से होंगे? वर्ष 2021 के होंगे, ये ध्यान रखना है, आप ध्यान रखो। क्या?
2021 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन 2022 में होना है, हरियाणा में होना है। और 2022 वाले गेम्स जो हैं, ये 2022 वाले गेम्स का आयोजन मध्य प्रदेश में होना है। ये बात दोनों ध्यान रखना। 2022 वाले कब होंगे इसकी डेट अभी अनाउंस नहीं है, लेकिन ये बात जरूर ध्यान रखिएगा आप कि यहां पर 2022 वाले मध्य प्रदेश में, 2021 वाले 2022 में हरियाणा में आयोजित होने वाले। इसका जो शुभंकर है वो क्या है ये ध्यान रखना। धाकड़ नाम सुना है आपने? धाकड़ क्या है? धाकड़ है। ये धाकड़ इसका शुभंकर है, तो आगामी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। इसकी जो टैगलाइन है, ये टैगलाइन अभी हाल ही में पुडुचेरी में इसका अनावरण किया अनुराग ठाकुर ने। तो वो क्या है? तो मैंने आपको पहले भी बता दिया, युवा सशक्त होना चाहिए, युवा सक्षम होना चाहिए। युवा क्या होना चाहिए? सक्षम होना चाहिए, और युवा सुदृढ़ होना चाहिए। आप युवा हैं तो आप सशक्त भी होने चाहिए, आप सक्षम भी होने चाहिए, और आप सुदृढ़ भी होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई ऐरा गहरा आदमी आया, उसने 2 शब्द कहे और आप निराश होकर बैठ गए, नहीं मैंने सब कुछ हार दिया, मुझे लोग क्या क्या कहते हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। आप क्या होने चाहिए? सशक्त होने चाहिए, आप सक्षम होने चाहिए, और आप सुदृढ़ होने चाहिए। तो आप सुदृढ़ता का ऐसा परिचय दीजिएगा। तो सशक्त युवा, सक्षम युवा, सुदृढ़ युवा, यह इस बार की जो है वो क्या है, टैगलाइन इसकी होगी। चलिए अगला सवाल देखिए, 9वां क्या है। जगन्नाथ मंदिर अधिनियम 1954 में संशोधन को राज्य सरकार ने मंजूरी प्रदान की है। आपको यह बताना है कि भैया यहां पर किस राज्य में स्थित है। ये जगन्नाथ मंदिर जो है 1954 में इसका एक अधिनियम बना था इसके संचालन को लेकर। अभी 2022 में जो है वो क्या कर दिया गया है, इसमें संशोधन की यहाँ के जो मंत्रिमंडल है उसको क्या कर दिया गया है, मंजूरी प्रदान कर दी गई है। ठीक है, अब आपको यह बताना है ये किस राज्य में स्थित है। तो मंत्री परिषद जो है ना, मंत्री परिषद, इसको आपको पता है मुगल काल में क्या कहा जाता था? इसे मुगल काल में वजारत कहा जाता था। ठीक है, वजारत कहा जाता था। और आपको पता होता है मंत्री होता था या प्रधानमंत्री होता था, उसे वजीर कहा जाता था। उसे क्या कहा जाता था? वजीर कहा जाता था। और मंत्री परिषद को वजारत कहा जाता था। किस काल में? मुगल काल के अंतर्गत। मुगल काल आपने पढ़ा होगा, उस मुगल काल में ऐसा कहा जाता था। मुगल काल में एक आपको 2 सवाल ध्यान रखने, एक तो होता है दक्षिण जो है, उस दक्षिण का सम्राट किसे कहा जाता था? दक्षिण का सम्राट किसे कहा जाता था? एक दक्कन का सम्राट किसे कहा जाता था? दक्कन का सम्राट किसे कहा जाता था मुगल काल में? तो ध्यान रखना, दक्कन का सम्राट तो मैं आपको बता ही देता हूं। दक्कन का सम्राट कहा जाता था औरंगजेब को। किसको? कौन सी जेब है ये? औरंगजेब है भैया। कौन सी जेब? औरंगजेब जो है उसे दक्कन का सम्राट कहा जाता था। अब आपको बताना है कि दक्षिण का सम्राट किसे कहा जाता था मुगल काल के अंतर्गत। ये जगन्नाथ मंदिर जो है, इस जगन्नाथ मंदिर की मूर्ति जो है वो आपको पता होगा, भगवान जगन्नाथ की मूर्ति किसकी बनी हुई है? तो लकड़ी की बनी हुई है। ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। मूर्ति कला का परिचय भारत के अधिकांश जो ऐतिहासिक ग्रंथ है उन ऐतिहासिक ग्रंथों में दी गई है। चाहे आपके वो वेद हो, पुराण हो, उपनिषद हो, सब में विभिन्न प्रकार की ऐसी प्रक्रिया दी गई है। ठीक है, तो अब जरा सुनिए, इस लकड़ी, अरे इस अधिनियम में यहाँ पर जगन्नाथ मंदिर के संचालन को लेकर के जो नियम बना रखे थे, ये अधिनियम है 1954 का। ठीक है, तो लकड़ी की यहाँ पर मूर्तियां हैं। इसके अलावा मूर्ति कला का परिचय हमारे अलग अलग साहित्यों में दिया गया है, जिसमें मूर्ति जो है वो किसकी हो सकती है? वो मिट्टी की मूर्ति हो सकती है, वो पत्थर यानी पाषाण की मूर्ति हो सकती है, वो आपकी लकड़ी की मूर्ति हो सकती है। इसके अलावा पंच धातु की मूर्ति हो सकती है, चांदी की मूर्ति हो सकती है, और ज्यादा पैसे वाले हैं तो सोने की मूर्ति हो सकती है। ये विभिन्न प्रकार की मूर्ति कलाओं का जो परिचय है वो हमारे इस स्रोतों में अलग अलग तरीके से दिया गया है। तो यहां पर क्या है? इसका सही जवाब उड़ीसा है। उड़ीसा में क्या है भैया? बीजू जनता दल, जो नवीन पटनायक जी है उनकी सरकार है, और उनकी सरकार के राज्यसभा एक सदस्य जिनका नाम है अश्विनी वैष्णव, जिनका संबंध राजस्थान से है। और राजस्थान से संबंध होने के साथ साथ वो वर्तमान में केंद्र सरकार में रेल मंत्री के पद पर भी बैठे हुए हैं। तो आपको यह समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए। हाँ, औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी। औरंगजेब का दौलताबाद आपने नाम सुना है? दौलताबाद, दौलताबाद, ये यहां पर इसको गाड़ दिया गया था। किसको? औरंगजेब को। आपको ये भी जानकारी है 1707 में इस जेब की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। चलिए, इसके बारे में भी बहुत सारी बातें हैं, औरंगजेब के बारे में भी चलिए करते रहेंगे धीरे धीरे, लेकिन अभी अगले सवाल का जवाब दीजिए। अजय भूषण पांडे समिति का संबंध इनमें से किस से है? अजय भूषण पांडे समिति का संबंध जो है
वो इनमें से किस से है, ये जरा बताइएगा आप सभी लोग जी। हाँ, दौलताबाग, वेरी गुड। यहां पर है अजय भूषण पांडे समिति का संबंध इनमें से किस से है। पंजाब में पीएम की सुरक्षा की चूक की जांच के लिए बनी हुई समिति तो नहीं है अजय भूषण पांडे। ईडब्ल्यूएस आरक्षण मापदंड पर पुनर्विचार करने हेतु बनाई गई केंद्र सरकार की एक समिति उत्तर प्रदेश चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है। आपको यह पता होना चाहिए भाई, 5 राज्यों के चुनावों का ऐलान हो चुका है, 5 राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव, जिसमें आपका यूपी है, जिसमें आपका यूके है, यानी उत्तराखंड में चुनाव होने हैं, यूपी में चुनाव होने हैं, पंजाब में चुनाव होने हैं, इसके अलावा गोवा में चुनाव होने हैं, इसके अलावा मणिपुर में चुनाव होने हैं। इन इतनी जगह पर चुनाव होने विधानसभा के, जिनके 5 की डेट घोषित कर दी गई है चुनाव आयोग के द्वारा, जिसमें सुशील कुमार, आपको नाम याद रखना है, सुशील कुमार। एसआई का पहले दिन की पारी का पेपर उठाकर देखना, सीधा ही सवाल छपा हुआ है, भारत के वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो ये आपके लिए अच्छा सवाल है। संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा प्रणाली सुधार से संबंधित नहीं है, लेकिन संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग जो है, स्टेट पीएससी और यूपीएससी और ज्वाइंट पीएससी जो है, उनके अध्यक्षों के सम्मेलन का आयोजन अभी राजस्थान में अजमेर में आयोजित किया गया। कहां पर? राजस्थान के अजमेर में आयोजन किया गया। और मैंने जो आपको पीडीएफ यानी जो न्यूज सेंड किया, उसमें मैंने पूरी बातचीत उसमें आपको भेज दी है कि भाई किस किस प्रकार की जो है इसमें सुधार के बारे में, जो प्रदीप जोशी जी हैं, जो यूपीएससी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने क्या कहा, अलग अलग आयोग के अध्यक्षों ने मिलकर किस प्रकार की बातचीत के बारे में यहाँ पर बातचीत आपस में रखी थी, वो सब आप तक मैंने सेंड कर दी है। तो मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ये आयोजन अभी राजस्थान में हुआ है। इसका सही जवाब जो है वो ईडब्ल्यूएस आरक्षण मापदंड पर पुनर्विचार करने हेतु क्या की गई है, एक जो कमेटी बनाई गई है वो अजय भूषण पांडे के नेतृत्व में बनाई गई है। और उसने अभी हाल ही में, आपको पता है, जो नीट की जो काउंसलिंग रोकी गई थी, सरकार ने यह कहा है कि, या कोर्ट ने यह कहा है कि इसे क्या कहा जाना चाहिए, अब आगे बढ़ाया जाना चाहिए। तो ये सारी विवरण जो है उसमें पढ़ लीजिएगा आप लोग, क्या क्या सुधार के बारे में अब कहा है, मैंने आपको सेंड कर दिया है, तो इस बारे में आप पढ़ लेना। चलिए अब बात करते हैं अगले एक दिन की और खबरों के बारे में, आपको थोड़ा और पढ़ाते हैं। चलिए कौन कौन सी और बात है जो आपको रिवाइज करवानी है, वो भी रिवाइज करवाते हैं। चलिए देखिएगा भैया, अगले एक डे का हम और लेकर आपके सामने चलते हैं। अभी हमने 7 का रिवीजन कर लिया, 6 के बाद बारे में बात करते हैं। चलिए 6 का पहला सवाल आपके सामने जो है वो क्या आ रहा है, जरा देखो। आ जाए पहला सवाल, आ जाए, ये रहा आपका पहला सवाल, जवाब दीजिएगा। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का महानिदेशक अभी हाल ही में किसे बनाया गया है? चलिए बताइए इस सवाल का जवाब। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, अभी मैंने आपको बताया था कि गंगा मिशन जो है इसको लेकर के सारी बातें हो रही है। तो स्वच्छ गंगा मिशन जो है, इस स्वच्छ गंगा मिशन का महानिदेशक किसे बनाया गया है, ये किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो ये जल शक्ति मंत्रालय जो है ना, जल शक्ति मंत्रालय जो है, उस जल शक्ति मंत्रालय के अधीन इसका सारा काम होता है। इसी के द्वारा गंगा उत्सव का आयोजन किया जाता है। किसका? गंगा उत्सव का आयोजन इसी के द्वारा किया जाता है। और यह जल शक्ति मंत्रालय गजेंद्र सिंह जी के अधीन है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन है, गंगा को स्वच्छ रखने के लिए एक तो प्रयास, जो कदम उठाए जाते हैं उनका विवरण इसमें है, और इसके अलावा लोगों को कैसे जागरूक किया जाए। लेकिन जागरूकता से काम होता नहीं है, ये यहाँ भारत है और यहाँ पर दंड से ही काम होता है। तो अगर नहीं मानते तो उसके लिए दंड की व्यवस्था है। लेकिन सही बात यह है कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जो चलती है उसके कारण सबसे ज्यादा नुकसान गंगा नदी को हुआ है। तो अब आपको बताना है इसका सही जवाब। देखिए रेल मंडल जो है, उस रेल मंडल का जो मुख्यालय है या महानिदेशक है वो किसे बनाया गया? विनय त्रिपाठी को। और जी अशोक कुमार को गंगा मिशन का महानिदेशक अभी हाल ही में बनाया गया है। तो विनय त्रिपाठी भी जरूर याद रखिए, जो एनटीपीसी का पेपर देने जा रहे हैं, एनटीपीसी का पेपर देने जा रहे हैं, या फिर इसके अलावा ग्रुप डी का पेपर देने जा रहे हो, या फिर इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो चाहे, उन सब से संबंधित ये है। ठीक है, चलिए अब नया सवाल आपके सामने क्या है। अशोक कुमार जो है वो गंगा मिशन है, और विनय त्रिपाठी जो है वो रेल जो विभाग है उसके क्या बनाए गए? महानिदेशक बनाए गए हैं। चलिए अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है। प्रधानमंत्री ने हाल ही में महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया है, यह किस राज्य में स्थित है?
तो देखिएगा प्रधानमंत्री अभी पूर्वोत्तर के दौरे पर गए, कहां पर? पूर्वोत्तर के दौरे पर गए थे। उत्तर प्रदेश, यूपी के बाद पूर्वोत्तर में भी उन्होंने मणिपुर और त्रिपुरा का दौरा किया था अभी हाल ही में। मणिपुर और कौन सा? मणिपुर और एक आपका कौन सा है? त्रिपुरा है, इनका दौरा किया था। उसके बाद वो यहां से होते हुए पंजाब गए, पंजाब में खेला हो ही गया, आपको पता ही है। फिर अब देखिए, तो महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डा जो है वो अगरतला हवाई अड्डे का नाम ही है। क्या है? अगरतला जो हवाई अड्डा है, अगरतला हवाई अड्डे का नाम ही क्या है? वीर विक्रम हवाई अड्डा है। वहां पर एक नए टर्मिनल का उद्घाटन हाल ही में कर दिया गया है। तो ये अगरतला कहां पर स्थित है? तो त्रिपुरा की राजधानी जो है वो अगरतला है। 3 अगरबत्ती क्या करनी है? रोज जलानी है। 3 अगरबत्ती रोज जलानी है। 3 अगरबत्ती रोज जलाओगे तो आपका क्या हो जाएगा? काम हो जाएगा। आपका काम हो जाएगा, नए टर्मिनल का उद्घाटन हो जाएगा। और नए टर्मिनल का उद्घाटन कहां किया है? त्रिपुरा में किया है। मणिपुर में भी कई हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन इन्होंने अभी हाल ही में क्या किया था? बीरेन सिंह, पता होगा आपको, बीरेन सिंह कहां के सीएम है? बीरेन सिंह जो है वो कहां के सीएम है, ये जानकारी भी आपको होनी चाहिए। बस यहां पर विधानसभा के क्या होने हैं? अब चुनाव होने हैं। चलिए अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर, कोविड-19 के नए वेरिएंट IHU का संबंध है। भैया ये कोविड-19 जो है ना, ये दुनिया को लेकर बैठेगा। रोज नया वेरिएंट आता है। एक नया वेरिएंट है जिसका नाम क्या है? IHU है। ये IHU वेरिएंट का संबंध जो है इनमें से किस देश से, ये बताना है। एक तो आपका चल ही रहा है ओमिक्रॉन, कौन सा चल रहा है? ओमिक्रॉन चल रहा है। इस ओमिक्रॉन के बारे में आप लोग सब पढ़ चुके हैं। एक नया वेरिएंट आ गया IHU। ये IHU का संबंध कौन से देश से है? ये किस देश में आया? ये ओमिक्रॉन जो है वो आपको पता होगा, BS आपने पढ़ा होगा 11 और आपके सामने आया होगा 256 वाला, ठीक है। तो यहां पर ये रिलेटेड है, लेकिन अभी हमारी बातचीत जो है ये बोत्सवाना में पाया गया था। कहां पर? बोत्सवाना में। बोत्सवाना जो है वो कहां पर है? एक अफ्रीकी देश है, एक अफ्रीकी देश है बोत्सवाना, वहां पर पाया गया। और WHO ने जो आधिकारिक नाम दिया है वो आपका ओमिक्रॉन है। आपको ये 5S6 वाला इतना याद करने की जरूरत नहीं है। बोत्सवाना वेरिएंट का ही नाम किसने दिया? WHO ने दिया है, और वो नाम दिया है ओमिक्रॉन। अभी नाम आया है वेरिएंट IHU, ये WHO ने नहीं दिया है। हालांकि WHO ने अभी इसके आधिकारिक नाम की घोषणा नहीं की है, लेकिन जो पहले नजर में एक वेरिएंट सामने आया उसको दिया है IHU। और यह अभी कहां पर देखा गया है? फ्रांस में देखा गया है। कहां पर? फ्रांस में इसको देखा गया है। तो भारत से नहीं प्राप्त हुआ, ये फ्रांस से प्राप्त हुआ है, रूस से भी नहीं और चीन से भी नहीं। चीन तो इसका जन्मदाता है। अब आपको कहा जाए नया आविष्कार हो गया, इसको मैं लिख देता हूं। चलो, दुनिया कहने से इतरा रही है, लेकिन ये इसका क्या है? जन्मदाता है। ये इसका पिता है, ठीक है, यही इसकी मां है, सब कुछ यही है, इसकी उपज है, चीन की उपज है। ये सारा का सारा खेल, ये अपने म्यूटेंट्स लगातार क्या करता रहता है? चेंज करता रहता है। कुछ मूर्ख लोग बात करेंगे कि भैया ये ऐसा क्या है, ये सब बकवास है, कुछ नहीं है, ठीक है, ऐसी बात करेंगे कि वेरिएंट कैसे चेंज होता है। ऐसा थोड़ी होता है कि 1 महीने पहले बच्चों पर, फिर बूढ़ों पर, फिर ऐसे ये काम करता है। तो भैया ये ऐसे ही काम करता है, ये साइंस है, रॉकेट साइंस है, ऐसा ही समझ लो आप लोग। इस प्रकार का आपका कोविड-19 जो है, इसके ये जो म्यूटेंट्स होते हैं ये लगातार क्या करते रहते हैं? बदलते रहते हैं समय काल परिस्थिति के अनुसार। इसीलिए इसे बहुरूपिया क्या कहते हैं? बहुरूपिया कह दीजिएगा, इसे गिरगिट कह दीजिएगा। ये अपने रंग लगातार क्या कहता रहता है? बदलता रहता है। तो चलिए इसका सही जवाब आपको मिल गया है। अब अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? ओमिश्योर क्या है? ओमिश्योर क्या है? ओमिश्योर क्या है? तो जरा देखो भैया, ओमिश्योर क्या है? श्योर से स्पष्ट हो गया, श्योर का मतलब कंफर्म होता है। तो ओमिश्योर का मतलब क्या है? ओमी जो प्रोन है वो श्योर करना है कि है कि नहीं है। तो क्या करनी पड़ेगी? किसी चीज के होने या नहीं होने की बात अगर की जाए तो उसके होने या नहीं होने की हमें क्या करनी पड़ेगी? जांच करनी पड़ेगी। उसकी क्या करनी पड़ेगी? इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। पुलिस क्या करती है? कोई घटना होती है, उसकी इन्वेस्टिगेशन करती है, घटना खत्म हो जाती है, सब सबूत मिट जाते हैं, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होता है पुलिस में। तो ऐसे ही आपको जांच करनी पड़ेगी कि भाई ओमिश्योर के माध्यम से कि भाई ओमिक्रॉन है या नहीं। तो इसकी जांच करने के लिए एक किट की जरूरत पड़ेगी, और जो किट काम में लोगे उस किट का नाम ही ओमिश्योर है। तो ओमिक्रॉन के टेस्ट करने के लिए बनाया गया एक आधिकारिक किट जो है, क्या है? जिसको आधिकारिक मंजूरी मिल गई है मेडिकल साइंस के द्वारा, यानी भारत में भारतीय मेडिकल काउंसिल जो है उसके द्वारा ओमिक्रॉन टेस्ट की किट जो ओमिश्योर है, इसको मंजूरी प्रदान कर दी गई है। ये ध्यान रख लीजिएगा।
कोविड का वेरिएंट नहीं है, वेरिएंट तो खूब आ गए। ओरल वैक्सीन भी नहीं है, कोविड-19 से संबंधित मोबाइल ऐप भी नहीं है। चलिए, ओमी श्योर नाम याद रखना भैया, ओमी श्योर नाम याद रखना, सारी बातें आपको बता रहा हूं, आप बस याद रख लेना इनको। चलिए चलिए भाई, अगला सवाल देखो क्या है। एजुकेशन टेक्नोलॉजी संबंधित समाधानों और कोर्सेज के लिए एकल मंच नीट जो है वो 3.0 को हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया। अब शिक्षा से संबंधित है तो शिक्षा मंत्रालय ही करेगा, दूसरा कौन करेगा। तो यहां पर पूछा है कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी संबंधी समाधानों और कोर्सेज के लिए एक एकल मंच है जिसका नाम क्या है, नेट 3.0 है। इसको हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो शिक्षा मंत्री जो है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, उनके द्वारा इस मंच को क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। शिक्षा मंत्री कौन है, तो धर्मेंद्र प्रधान साहब है, धर्मेंद्र प्रधान जो है वो इस मंत्रालय के मंत्री हैं। मनसुख मांडविया नहीं है, पीयूष गोयल नहीं है, ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान सही है और मोदी जी भी नहीं है। चलिए, इसका सही जवाब आपने दे दिया है सबने, धर्मेंद्र प्रधान इसका क्या है, सही जवाब है। ये नाम जरूर याद रखना, नीट 3.0 जो है ये आपका नाम है। इसके संबंध में आपसे पूछा जा सकता है इसका संबंध किस क्षेत्र से है, तो एजुकेशन के क्षेत्र से संबंधित है ये वाला। अगला सवाल 6 नंबर, प्रधानमंत्री ने कपूरथला और होशियारपुर में 2 नए मेडिकल कॉलेजों के साथ ही 42,750 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की आधारशिला किस राज्य में रखी है। अब कुछ की आधारशिला रख पाए, कुछ की रखी नहीं पाए। 42,750 ये रुपए नहीं, ये करोड़ रुपए है, ऐसे है ये करोड़ रुपए। इसकी आधारशिला रखने के लिए कहां गए थे प्रधानमंत्री जी, पंजाब गए थे। और पंजाब में क्या हो गया भैया, वहां पर हो गया खेला, वहां पर हो गया खेला और मीडिया वालों को मिल गया मौका, और मौका मिलते मीडिया वालों ने लगा दिया चौका। क्या लगा दिया, चौका। तो ये सब बातें हमें क्या करनी है, ध्यान रखनी है। मेडिकल कॉलेज के साथ ही 42,750 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की आधारशिला किस राज्य क्षेत्र में रखने जा रहे थे, तो पंजाब जो है यहां पर इस प्रकार की परियोजनाओं की आधारशिला यहां रखने वाले थे। तो अभी हाल ही में आपको पता है उत्तर प्रदेश जो है वो जल पुरस्कार जो दिए गए, जल पुरस्कार 2020, जल पुरस्कार 2000 कौन से का दिए गए, 2020 के दिए गए। जल पुरस्कार 2020 में पहला स्थान किस राज्य का रहा है, तो वो उत्तर प्रदेश का रहा है। दूसरा स्थान किसका रहा है, राजस्थान का। तीसरा स्थान किसका रहा है, तमिलनाडु का। ये बिहार है, धनियांगा बिहार है। और बिहार में क्या हुआ है आपको पता होगा, 1 से लेकर के 10 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा किए गए सर्वेक्षण में शिक्षा के 1 से 10 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा व्यवस्था में सबसे खराब राज्य का प्रदर्शन अगर किसी को कहा जाए, बिहार है। बिहार में अगर आप बात देखो ना, जनसंख्या बिहार में सबसे ज्यादा है, यानी घनत्व भी सबसे ज्यादा है, जनसंख्या भी सबसे ज्यादा बढ़ रही है बिहार और उत्तर प्रदेश की। और इसके साथ साथ शिक्षा का स्तर सबसे खराब है, चिकित्सा का स्तर सबसे खराब है। हरियाणा और राजस्थान ऐसे राज्य हैं, हरियाणा और राजस्थान ऐसे हैं जहां बेरोजगारी में पहला और दूसरा स्थान है इन दोनों राज्यों का। ठीक है, तो चलिए, पंजाब वो राज्य जहां अभी विधानसभा के चुनाव होने, उत्तर प्रदेश वो राज्य जहां अभी हाल में विधानसभा के क्या होने, चुनाव होने हैं। चलिए, नया सवाल देखिए अगला, गिटहब क्या है, ये भी आपको सवाल करा दिया मैंने अभी। गिटहब क्या है, तो गिटहब मोबाइल ऐप नहीं है, कोई रोबोट नहीं है, कोई ड्रोन नहीं है, ये एक वेब आधारित सेवा है। इसी गिटहब के जो स्ट्रक्चर है या इसका जो आधार है उसको हासिल करते हुए, ठीक है, क्या किया गया है, इसी को आधार बनाकर अभी हाल ही में यहां पर आपको पता है बुली बाई ऐप जो है, बुली बाई ऐप, इस प्रकार के 2-3 ऐप है, बुली बाई ऐप है, बुली बाई ऐप है। ये बुली बाई ऐप जो है ये इसने इसका दुरुपयोग करते हुए, गिटहब के प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग करते हुए इस प्रकार के कई साइबर क्राइम के अंतर्गत जो है वो काम इसने कर दिए हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल जरा देखिएगा आपका क्या है। अनाथों की मां या अन्ना माई, अन्नाई बाई के रूप में जानी जाने वाली सामाजिक कार्यकर्ता सिंध ताई सतकाला का निधन हो गया है। इनका संबंध कहां से था, तो जरा सुन लो भैया। सतकाला, सिंध ताई सतकाला का संबंध किस क्षेत्र से है, तो अनाथ जो लोग होते हैं उन अनाथों की सेवाओं के लिए इन्हें जाना जाता है। और इनका संबंध जो है वो कहां से है, पुणे महाराष्ट्र से। पुणे कहां से है, महाराष्ट्र से, पुणे महाराष्ट्र से, आपको ये ध्यान रखना है। ये महाराष्ट्र जो है वो मराठाओं के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है। किसके लिए, मराठाओं में भी किसके लिए, शिवाजी जो है, मराठाओं में कौन है, शिवाजी जो है, उनके लिए यह पूरा क्षेत्र प्रसिद्ध है। और शिवाजी जो है उनका ज्यादा संघर्ष किसके साथ हुआ था, औरंगजेब के साथ हुआ था। कौन सी जेब के साथ, औरंगजेब के साथ इनका संघर्ष हुआ था। दक्कन का क्षेत्र जो है ये पूरा दक्कन का क्षेत्र है, चाहे वो आपका बीजापुर का क्षेत्र है,
ये सारे क्षेत्र जो हैं, इन क्षेत्र को लेकर के यहाँ पर बड़ा संघर्ष रहा है शिवाजी और किसके बीच में, औरंगजेब के बीच में। तो ये सारी बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर पुणे महाराष्ट्र इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। पुणे महाराष्ट्र इसका सही जवाब हो जाएगा। और पुरंदर की संधि खूब बार पूछी जा चुकी है। पुरंदर की संधि जो है वो आपको पता होगा, राजस्थान के एक साहब हैं जिन्होंने इनकी तरफ से क्या किया था, नेतृत्व किया था। ठीक है, और पुरंदर की संधि 1665 में क्या हुई थी, संपन्न हुई थी। ये भी ध्यान रखना है, 1665 में पुरंदर की संधि जो है वो संपन्न हुई। फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम तक ये सवाल पूछ लिया गया है। ठीक है, हाँ जी। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल के ऊपर। तो चलिए अब ज्यादा नहीं, 2 सवाल आपको और कराएंगे, फिर जो बच गए वो बाद में आपको रिवाइज करा देंगे। इप्सोस द्वारा जारी निराशा रिपोर्ट के अनुसार आशावादी दृष्टिकोण में भारत का स्थान कौन सा रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इप्सोस द्वारा जारी की गई निराशा रिपोर्ट में, हम निराशा तो है ही नहीं भाई, हम तो आशावादी लोग हैं राजस्थान के। धनी ये राजस्थान है, तो राजस्थान में निराशा की रिपोर्ट का आने का मतलब क्या है, इस निराशा रिपोर्ट को तो जारी किया गया। इस निराशा रिपोर्ट में 2 काम है, एक तो निराश राष्ट्र कौन से हैं उसको जारी किया गया, एक आशावादी कौन है। क्या है, आशावादी कौन कौन है भाई, तो हम तो आशावादी लोग हैं। हमारे राजस्थान में निराशा को कोई काम नहीं है। कोविड-19 के बाद राजस्थान क्या पूरा इंडिया जो है वो आशावादी दृष्टिकोण से उभर कर सामने आया है। दुनिया के देश जिसमें अमेरिका है, आपका कौन सा है, अमेरिका है। ठीक है, अमेरिका जैसे 2 देश है वो निराशा में डूब चुके, लेकिन हम तो आशावादी दृष्टिकोण वाले देश हैं। आशावादी दृष्टिकोण में भारत का स्थान कौन सा है, आपसे यह पूछा गया है। तो भारत का आशावादी दृष्टिकोण से कौन सा स्थान रहा, यह बात आपको मैं 3-4 बार पढ़ा चुका हूं, तो फटाफट इसका जवाब आप लोग दे ही दीजिए कि भैया हमारा आशावादी दृष्टिकोण से दूसरा स्थान रहा है। आप इसको एकदम सही जवाब दे पा रहे हैं। दूसरा स्थान है जी, दूसरा स्थान एकदम सही है भैया, दूसरा स्थान एकदम क्या है, सही है। दूसरा स्थान हमारा किस दृष्टि से, आशावादी दृष्टिकोण से। सेकंड नंबर जो है वो किसका स्थान है, सेकंड नंबर का स्थान है वो है दोरा भारतरा। ठीक है, भारतरा दूसरा स्थान माथे आया। चलिए नेक्स्ट सवाल जरा देखिएगा। अगला आपका 10वां सवाल क्या है, अब्दुल्ला हमदोक ने किस देश के प्रधानमंत्री पद से अभी क्या कर दिया है, इस्तीफा दे दिया है। थोड़े दिन पहले मैंने आपको बताया था कि हम जो अब्दुल्ला हमदोक है इन्होंने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। आज हम पढ़ा रहे हैं कि इन्होंने इस्तीफा दे दिया। कौन से देश में, इजराइल में तो नहीं दिया भैया, इजराइल से ऐसा कुछ मामला हुआ नहीं है। यूएई में भी ऐसा कुछ है नहीं। यूएई का अगर प्रधानमंत्री का नाम भी आएगा तो यहां से लेकर यहां तक आएगा, ये आप ध्यान रख लेना चाहिए, इतना बड़ा नाम आएगा। अफगानिस्तान में अभी चुनी हुई सरकार है नहीं, अभी यहाँ पर किसकी है तो आपको पता होगा, तालिबानी सरकार जो है, तालिबान के नेतृत्व में तालिबानी। ठीक है, तो ये सरकार यहाँ पर चुनी हुई सरकार है नहीं। कहां पर, अफगानिस्तान में। देखिए अफगानिस्तान को भारत ने कोविड-19 के खिलाफ अभी राहत मुहैया कराई है। कोविड-19 के जो टीके हैं वो टीके अफगानिस्तान भेजे गए, और अफगानिस्तान में जो यहाँ के ये सरकार बनी हुई है वर्तमान में, इस सरकार ने भारत का क्या किया है, आभार व्यक्त किया है। ठीक है, हाँ जी। तो मेरे हिसाब से आपको ये सभी सवाल समझ में आ गए होंगे। इसका सही जवाब आपका क्या है, सूडान है। सूडान जहां की राजधानी क्या है, खार्तूम है। खार्तूम क्या है, सूडान की राजधानी है। और यहाँ के जो पीएम थे वो अब्दुल्ला हमदोक थे, इन्होंने क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। देखिए जितने भी आपके अरब और मध्य एशिया के देश है ना, कहाँ के, अरब के हैं। अरब के अलावा अगर बात की जाए, ये एशिया जो है यानी उत्तर पश्चिमी एशिया जो क्षेत्र है, उत्तर पश्चिम एशिया का जो क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो है उसके नाम पर दब्बा है। आप ये समझ लीजिएगा, क्योंकि यहां पर कब कौन सी चुनी हुई सरकार को नष्ट कर दिया जाएगा, कब कौन सी सरकार को हटा दिया जाएगा, इस बारे में कुछ भी बातचीत नहीं है। ठीक है, हाँ जी। चलिए तो मेरे हिसाब से आप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब 6:40 हो गए, हमारे 1 घंटे का समय जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करेंगे अगली क्लास में, कुछ महत्वपूर्ण सवाल आपको और रिवाइज करने हैं उनके बारे में। आज भी बहुत सारे सवाल और करवाने थे, लेकिन समय के अभाव के कारण हमें उन सवालों को बीच में रोकना होगा। तो अगली बातचीत हमारी जो है वो करेंगे हम अगली क्लास में। कुछ बेहतरीन चीजें, कुछ बेहतरीन सवाल आप अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को जरूर पहुंचा दीजिएगा, और हम सब लोग लगातार इसी प्रकार कुछ बहुत अच्छी जानकारियां कल से मैं और इसमें ऐड करने की कोशिश करूंगा। करंट अफेयर्स की दृष्टि से भी, जो स्टैटिक्स जीके उसकी तरफ से भी सारी चीजें कवर करने की कोशिश करेंगे। बस आपका सहयोग ही हमारी ताकत है,
और उसी ताकत के बदौलत इतनी सुबह ठंड में आपकी ये क्लास शुरू हो पाती है। इतनी ऊर्जा देती है आप लोगों का ये सहयोग, जिसकी बदौलत हम रुक नहीं पाते हैं। कितनी भी सर्दी हो, कितनी भी ठंड हो, उसके बावजूद आप सब लोगों के सामने तय समय पर हाजिर होते हैं। तो एक बार फिर आपसे कल की क्लास में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, हैव ए नाइस डे। थैंक यू दोस्तों।